तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। ए 0.024 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो यहाँ पे जो टोटल का जो हमारा कंपाउंड बना है, सैंपल कंपाउंड, वो यहाँ पे क्या है 0.24 ग्राम का बना है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन बोरोन भी है। और ऑक्सीजन बोरोन की जो यहाँ पे मात्रा है जो है 0.096 ग्राम बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो हमें बताना है कि इसमें कितना परसेंटेज बना है। तो करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास ऑफ बोरोन पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में मास कितना है बोरोन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ बोरोन, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड। इस कंपाउंड में मास कितना है बोरोन का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये गिवन है, तो कितना गिवन है हमें 0.096 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल मास ऑफ कंपाउंड है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है 0.24 ग्राम यहाँ पे हमें गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालना है। इस कंपाउंड में कितना परसेंटेज है बोरोन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल परसेंटेज ऑफ बोरोन। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या हो पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, सिंपल मास ऑफ बोरोन लिख देता हूँ अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0.096। टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना था यहाँ पे 0.24 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे मैं एक जीरो और ले लेता हूँ जिससे पॉइंट से पॉइंट कट सके। ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 24 से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 10 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 24 1 जा, यहाँ पे 10 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 24 4 जा, इतना आ गया। ये 10 से यहाँ पे एक जीरो कट गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 40% आ गया। कितना आ गया हमारे यहाँ पे 40%। अब हम यहाँ पे सेम किसका परसेंटेज निकालना है, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड। तो यहाँ पे मास जो हमें ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है हमें 0.144 ग्राम यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे टोटल मास ऑफ कंपाउंड पहले से गिवन था तो हम यहाँ पे सिंपल परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने टीएम लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, इनटू 100। इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 0.144 अपॉन टोटल मास यहाँ पे कितना था 0.24 इंटू 100, यही था ना। इसको यहाँ पे हम सिंपल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लगा के ये यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम सिंपल 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा यहाँ पे 120, और यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 40 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया हमारा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करते, 4 6 जा 24, यहाँ पे 10 आ गया, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 10 6 जा 16। तो यहाँ पे आ गया इसका 60%। तो यहाँ पे हमें आराम से पता चल गया कि बोरोन का यहाँ पे कितना परसेंटेज है। ये हमारा बोरोन का यहाँ पे 40% है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है 60% है इसमें, इस यहाँ पे सैंपल में। ये जो हमारा टोटल कंपाउंड सैंपल का जो वेट था कितना था 0.24 ग्राम था, इसमें हमारा 40% बोरोन हो जाएगा और 60% ऑक्सीजन हो जाएगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। When 3 ग्राम of carbon is burnt in 8 ग्राम of oxygen, 11 ग्राम of carbon dioxide is produced। तो यहाँ पे बोला गया है अगर हम यहाँ पे 3 ग्राम
कार्बन को बर्न करते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे पूछा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जब हम यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन को जलाएंगे 50 ग्राम ऑक्सीजन में। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला अगर यहाँ पे देखा जाए जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कार्बन को बर्न कर रहे हैं, कार्बन को बर्न कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला यहाँ पे C होगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो यहाँ पे कितने ग्राम में है, 3 ग्राम में है। ऑक्सीजन जो यहाँ पे है वो कितना, यहाँ पे 8 ग्राम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, 11 ग्राम हो रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पूछा क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम जो जलाएंगे वो यहाँ पे 3 ग्राम में कार्बन है। तो जो कार्बन है यहाँ पे, जो कार्बन है यहाँ पे C, वो यहाँ पे कितना है, 3 ग्राम ही है। प्लस जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 50 ग्राम हो गया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 50 ग्राम हो गया। और अब यहाँ पे भी बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। प्लस ऑक्सीजन क्यों बनेगा वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा O2 है ये, और यहाँ पे भी हमारा O2 होगा, और यहाँ पे ये हमारा CO2 है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा बनेगा वो हमारा 11 ग्राम ही बनेगा जो हमारे पहले वाले में बना था। और जो ऑक्सीजन है वो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 53 में से 11 माइनस करते हैं, 53 में 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 42 ग्राम। देखा जाए पहले वाले में हमारा कार्बन 3 ग्राम था, ऑक्सीजन 8 ग्राम था। ये हमारा यहाँ पे फुली यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो फुली रिएक्ट करने के बाद 11 ग्राम यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पे हम 3 ग्राम, कार्बन तो हमारा सेम ही है ना 3 ग्राम के लिए सिर्फ यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। मतलब यहाँ पे 3:8 का फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। 3:8 का यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। 3:8 का यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। जब यहाँ पे जो बनेगा 11 बनेगा, 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 ग्राम कार्बन के लिए सिर्फ यहाँ पे 11 ग्राम ही ऑक्सीजन क्या होगा, यूज होगा। 11 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा, सॉरी यहाँ पे 8 ग्राम ही ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा हमारा 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा यहाँ पे अनबर्न्ड ऑक्सीजन रह जाएगा, जो यहाँ पे यूज ही नहीं होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, यूज ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट साइड भी रहेगा। और इसमें जो लो यूज होगा वो यहाँ पे जो लो यूज हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 ग्राम ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 3 ग्राम कार्बन के लिए यहाँ पे सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था। टोटल जो प्रोडक्ट बनता है 11 ग्राम। अगर यहाँ पे हम 3 ग्राम कार्बन को यहाँ पे कितना भी ऑक्सीजन ले लें, अगर मैं यहाँ पे 100 भी लेता तो वो हमारा अनबर्न्ड ही रह जाता, मतलब वो यूज ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ यूज होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूज होगा। कौन सा लॉ यूज होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और बाकी 42 ग्राम जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा या अनबर्न्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अनचेंज भी लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पॉली एटॉमिक आयंस यहाँ पे क्या होते हैं। क्या बताना है हमें यहाँ पे, पॉली एटॉमिक आयंस यहाँ पे क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। पॉली एटॉमिक आयंस इज द ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉली एटॉमिक आयंस वो होते हैं जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। क्या होता है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होती है। उसको यहाँ पे सिंपल क्या बोला जाता है, पॉली एटॉमिक आयंस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर में देखा जाए तो यहाँ पे एमोनियम आयन है। एमोनियम आयन में यहाँ पे क्या है, NH4 पॉजिटिव चार्ज है।
तो इज अ पॉलीएटॉमिक आयन विच इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के एटम से बना है, जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे क्या बना है, पॉलीएटॉमिक आयंस बना है, जैसे कि यहाँ पे अमोनियम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोनेट हो गया, इसमें यहाँ पे क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो कार्बोनेट में यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फेट में नेगेटिव होता है, निट्रेट में यहाँ पे नेगेटिव होता है, और हाइड्रोक्साइड आयंस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि यहाँ पे अमोनियम का जो एग्जाम्पल था वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे 2 ग्रुप से बना था, यहाँ पे कौन कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। होप आपको यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें यहाँ पे उसके सिंबल्स और वैलेंसीज पता होने चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका पहला पार्ट, जो कि यहाँ पे दे रखा है हमें मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड के हम यहाँ पे सिंबल्स लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे यहाँ पे इसकी वैलेंसीज। क्या लिखेंगे, इसकी वैलेंसीज। तो करते हैं हम इसको यहाँ पे सॉल्व। तो सिंबल्स जो मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा यहाँ पे क्या होगा, Mg होगा, और क्लोराइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर, हमें यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। और क्लोराइड या क्लोरीन कह सकते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे क्या होता है, 17 होता है। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है इसका यहाँ पे 12 होता है, और जो हमारी शेल चलती है वो यहाँ पे क्या चलती है, हमारी चलती है 2, 8, 18, 32 ऐसे चलती रहती है। तो जो हमारी स्टेबल होती है 2, 8, 18, 32 पे होती है। और देखा जाए तो हम यहाँ पे मैं इसका वो भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 तो 4 और 6, यहाँ पे मतलब 10 तक तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 2 और 8 में यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 के लिए फिर यहाँ पे इसको दूसरे सेल पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा, जो कि 3s2, 3p6 ऐसे होता है, उसके बाद 18 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है इसके पास, तो ये 2 आसानी से किसी और को दे देगा। तो जब ये 2 किसी और को देगा, तो अब यहाँ पे जो किसी को देता है तो वो यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव में चला जाता है, +2। ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। क्लोरीन को यहाँ पे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2, 8, और स्टेबल यहाँ पे फिर से 8 पे ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 8, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, और 8, 18। इसको स्टेबल होने के लिए 18 करना पड़ेगा। तो इसको एक किसी से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी कहाँ पर है, 17 पर है, और जो मैग्नीशियम था 12 पे था, तो वो 2 किसी को दे सकता है आसानी से, क्योंकि लेने में से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ते हैं। तो 6 लेने से बड़े 2 किसी और को दे देगा, इसलिए यहाँ पे +2 हो गया। और जब ये किसी से लेगा क्लोरीन 18 करने के लिए, तो 1 चाहिए, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम पे कुछ नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा Mg बनेगा, और क्लोरीन पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2। तो यहाँ पे इसका ये बन गया केमिकल फॉर्मूला MgCl2। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर था वो 12 था, जो कि 2, 8, 10, यहाँ पे 10 स्टेबल हो रहा है और 12 यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, तो वो जो 2 फालतू हैं वो किसी और को दे देगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएगी। क्लोरीन का यहाँ पे 17 है, तो इसका जो चलेगा 2, 8, 8, 8 पे दोबारा यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे इसके पास कितने थे, 17 थे, तो इसको 18 करने के लिए एक किसी से चाहिए होगा, तो ये एक किसी से ले लेगा, इसलिए यहाँ पे इसका जो होगा -1 होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा MgCl2, इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे बी करते हैं, आगे करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका भी यहाँ पे बी पार्ट का सिंबल और वैलेंसीज लिखना पड़ेगा हमें, सिंबल्स और वैलेंसीज। इसका भी यहाँ पे ज़्यादा टफ है नहीं, सिंबल कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca कैल्शियम, और ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 20 होता है। कैल्शियम का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है यहाँ पे क्या होता है, हमारा 8 होता है। अब जैसे कि हमें पता है 2, 8, 18, तो मान लो यहाँ पे 18 पे हमारा स्टेबल हो रहा है, इसके पास यहाँ पे 2 फालतू आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 किसी और को आसानी से दे पाएगा, तो यहाँ पे +2 कर देते हैं। ऑक्सीजन पे आ रहा है 2, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पे 8,
तो यहाँ पे tan पे स्टेबल होता है, यहाँ पे क्या होता है tan पे स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा 2 किसी और से ले लेगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे। इसका मतलब जो उसका सिंपल फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे CaO हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी किसी के पास कोई यहाँ पे नहीं रहेगा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2 आपस में कट गए, तो यहाँ पे इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सेम यहाँ पे अब C के साथ करेंगे। C के साथ यहाँ पे क्या है, कॉपर निट्रेट है। हमें यहाँ पे कॉपर निट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ पहले, सिंबल्स। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, इसकी वैलेंसीज लिखनी है। क्या लिखनी है, इसकी वैलेंसीज लिखनी है। तो सिंबल जो होता है यहाँ पे कॉपर निट्रेट का, वो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का Cu और निट्रेट का यहाँ पे हो जाएगा NO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, NO3 हो जाएगा। कॉपर का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 29 होता है। इसलिए हम ये वाला सबसेल यूज करेंगे 2818 2818 यूज करेंगे। तो इसमें हमारा कितना बचता है, इसमें जो हमारा बचेगा 18 और 2 यहाँ पे 10 28। तो एक्चुअल में जो कॉपर का होता है, हमारा कॉपर का जो हमारा होता है 2 वैलेंसीज होती है। अगर इस वाले फॉर्मूले से चलेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसका +1 होगा। क्या होगा हमारा +1। और एक अगर हम यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चालू करते हैं, जो कि होता है 1s2 2s2 2p6, फिर यहाँ पे आता है 3s2 3p6, उसके बाद यहाँ पे 4s2 आएगा, और जबकि 4s पे 1 ही रह पाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3d10। तो यहाँ पे गिनते हैं इसको, 2 2 4 6 4 10 12 12 और 6 यहाँ पे 18 18 और 10 यहाँ पे कितने हो गए, 18 और 10 यहाँ पे 28, यहाँ पे 29। तो इसका जो सबसेल ऐसे भरा जाएगा। बट यहाँ पे अब बोलोगे सर यहाँ पे 3p और 3d यहाँ पे पहले आने चाहिए थे, मतलब 3p के बाद 3d आना चाहिए थे, यहाँ पे 4s पहले कैसे आ गया। तो अफबो प्रिंसिपल के हिसाब से, अफबो प्रिंसिपल जो कि आप आने वाले क्लास में पढ़ोगे 10th क्लास में या यहाँ पे 11th क्लास में हायर स्टैंडर्ड में, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे एस सबसेल पहले भरता है। तो ये यहाँ पे स्टेबल करने के लिए एक यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज कर देगा, तो स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगी। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक यहाँ पे 3D से भी कर देता है, कभी कभी यहाँ पे क्या करता है 3D से भी कर देता है, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉपर सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर सेकंड। इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैलेंसीज होगी क्यूप्रस, जिसको यहाँ पे बोला गया है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, और यहाँ पे +1 भी होती है। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे निट्रेट हो जाएगा, कॉपर निट्रेट। तो निट्रेट का जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ पे जो होता है, क्या होता है, हमारा 7 होता है, जो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। और ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे हमारा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो नाइट्रोजन में यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन का बनेगा यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद 8, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और 8 पे स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 8 10 हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 3 किसी से ले लेगा, या नहीं तो 5 अपना किसी को दे देगा। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, ये 5 दे भी सकता है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल अभी 5 लेके चलता हूँ, ये 5 किसी को दे सकता है। फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 किसी से ले लेगा स्टेबल करने के लिए। क्या करेगा, 2 किसी से ले लेगा स्टेबल करने के लिए, और यहाँ पे 3 है तो 3 2 6। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा हमारा, -1 आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 5 किसी को दे देगा, तो यहाँ पे प्लस का 5, और ऑक्सीजन यहाँ पे किसी से लेगा तो माइनस का 2 होता है, यहाँ पे 3 था, 3 2 जा -6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे -1, और कॉपर सेकंड का जो होता है यहाँ पे +2 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, कॉपर का कुछ नहीं होगा क्योंकि इस पे -1 था, और यहाँ पे जो निट्रेट था यहाँ पे आ जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 था। ये हमारा बन गया इसका सी वाले पार्ट का। अब हम यहाँ पे करते हैं डी वाला पार्ट सॉल्व। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रखा है। क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका सबसे पहले यहाँ पे हम सिंबल लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल्स। उसके बाद यहाँ पे करेंगे इसकी वैलेंसीज। सी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पे हमें कॉपर सेकंड लेना था। अगर यहाँ पे +1 होता तो इजीली हो जाता, और नाइट्रोजन में हमें यहाँ पे -3 लेना था, क्योंकि 3 आसानी से ले सकता है 5 देने के बजाय, बट यहाँ पे जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वहाँ पे 5 कर सकता है वो।
अब यहाँ पे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में यहाँ पे जो सिंबल्स होगा इसका क्या होगा, एल्यूमिनियम का Al होगा और क्लोराइड का यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा। तो देखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 13 होता है। और जो हमारा यहाँ पे क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे क्या होता है, 17 होता है। तो एल्यूमिनियम का देखा जाता है 2 8 पे यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है हमारा 2 और 8 पे क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 13 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है। तो यहाँ पे हम +3 कर देते हैं। और क्लोरीन में यहाँ पे -1 जैसे कि हमने पहले निकाला था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको -1 कर देते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al सिंपल रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा Cl3। तो ये हमारा इसका बन गया केमिकल फॉर्मूला। अब हमारा लास्ट बचा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमारा लास्ट किसका बचा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका यहाँ पे सिंबल लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर यहाँ पे इसकी वैलेंसीज लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे क्या होगा, CaCO3 होगा। तो कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कैल्शियम का यहाँ पे कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। इसका मतलब यहाँ पे 288, मतलब 288। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, ये 18 हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पास 20 मतलब 2 फालतू है, तो ये 2 किसी को दे देगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे CO3, यहाँ पे कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे पहले निकाल के बताया था कि -6 ही होगा और कार्बन का यहाँ पे 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 4 आ रहे हैं। कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। तो 4 ये किसी को दे सकता है क्योंकि कार्बन का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है और 2 के बाद यहाँ पे 8 आता है, तो ये 4 किसी को दे देगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, कार्बन का यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर है। 2 8 पे स्टेबल होता है, मतलब 2 8 10 पे स्टेबल होगा। इसके पास यहाँ पे 2 के बाद 8 पे होगा, तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे इसके पास 4 फालतू बचे, तो ये 4 किसी और को दे देगा। जब ये 4 किसी और को दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास +4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसका निकाला ही था ऑक्सीजन का, -2 × 3 तो मतलब -6। तो 4 - 6 कितना बचा, -2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2। अब +2 -2 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा हमारा, CaCO3। तो इसका सिंपल फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। होप आपको यहाँ पे जितने भी केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे समझाए समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे क्या पूछा गया है। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड्स के बता रखे हैं नाम और हमें बताने इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पहला यहाँ पे क्या है, क्विकलाइम है। तो यहाँ पे करते हैं इसका आंसर। तो पहला हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पहला यहाँ पे गिवन है हमें क्विकलाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विकलाइम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्विकलाइम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि उसका जो दूसरा नाम है वो है यहाँ पे क्या है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है CaO। तो यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे Ca और एक यहाँ पे O। Ca मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैल्शियम हो गया। Ca यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। और O हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम बताने थे, तो पहला यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम, और सेकंड यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका बी पार्ट। और बी पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला नेम है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले इसका नाम लिख देता हूँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यहाँ पे बोलते हैं हम HBr बोलते हैं। तो इसमें एक तो हमारा हाइड्रोजन हो गया और एक हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हमारा एलिमेंट जो होगा यहाँ पे कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। ये हमारा पहला हो गया। और सेकंड यहाँ पे Br मतलब यहाँ पे हो गया ब्रोमाइड। तो इसमें भी हमारे क्या है, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब C आते हैं हमारा, C हमारा यहाँ पे है बेकिंग सोडा। C हमारा यहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को हम यहाँ पे दूसरे नाम से जानते हैं, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम जो होता है वो यहाँ पे होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NaHCO3। तो यहाँ पे क्या होता है, NaHCO3 होता है। Na यहाँ पे हमारा हो गया सोडियम, जो कि इसका पहला एलिमेंट है। सोडियम यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन।
सेकंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और तीसरा यहाँ पे होगा हमारा, तीसरा जो होगा हमारा यहाँ पे कार्बन होगा जो कि C है। और फोर्थ यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीजन जो कि O3 है, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब लास्ट में हम आते हैं पोटेशियम सल्फेट की तरफ। किसके तरफ, पोटेशियम सल्फेट की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, और उसी से हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में जान सकेंगे। तो पोटेशियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है K2SO4 होता है। K से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, जो इसका सिंबल होता है K का, पोटेशियम का K होता है। और S से हमारा यहाँ पे हो गया, ये तो हमारा पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड हमारा यहाँ पे हो जाएगा सल्फर, सेकंड हमारे यहाँ पे हो गया सल्फर। और O से हमारा तीसरा हो गया ऑक्सीजन। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 3 एलिमेंट्स, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना था कि सबके एलिमेंट्स बताने थे। तो होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलर मासेस निकालते हैं जो भी हमें यहाँ पे सब्सटेंस दे रखे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मोलर मासेस और यहाँ पे एटॉमिक मासेस दोनों यहाँ पे क्या होती है, सेम चीज होती है। दोनों यहाँ पे क्या होती है, सेम चीज होती है। अगर दोनों में से यहाँ पे कोई भी एक चीज पूछ ले तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मोलर मासेस और एटॉमिक मासेस में कोई डिफरेंस है। दोनों यहाँ पे क्या है, सेम चीज है। अब हम यहाँ पे जो पहला पार्ट दे रखा है वो हमें यहाँ पे इथाइन दे रखा है। क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे इथाइन दे रखा है। तो हमें यहाँ पे इसका क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ इथाइन, मोलर मास ऑफ इथाइन, जो कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ C2H2। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मोलर मास या एटॉमिक मास है वो यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे जो कार्बन का होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। और यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 इंटू 12 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास 1 होता है तो 1 इंटू 2 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं तो 12 टू जो 24 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 26 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या निकल गया, एटॉमिक मास या मोलर मास निकल चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका बी पार्ट। तो देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट में हमें यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल दे रखा है जो कि यहाँ पे क्या है, S8 है। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल के, यहाँ पे ग्राम नहीं, इसकी यहाँ पे ग्राम पर मोल आएगी, जो कि यहाँ पे मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा यहाँ पे ए पार्ट था। अब देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट में क्या है, सल्फर मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे S8 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ S8। यहाँ पे मतलब 8 एटम्स है यहाँ पे किसके, सल्फर के। तो इसका हम यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे सिंपल, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई सल्फर का जो हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे कितना होता है, वो हमारा यहाँ पे होता है 32 होता है। कितना होता है हमारा सल्फर का, 32 होता है। इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी गया, 8 3 जा 24, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 256 ग्राम पर मोल। ये हमारा बी पार्ट का निकल चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट का। सी पार्ट में हमें यहाँ पे दे रखा है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे P4 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोलर मास ऑफ P4, मोलर मास ऑफ P4। तो फॉस्फोरस का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमारा यहाँ पे होता है 31, 30.97 समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेट 31 ले सकते हैं। 31 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 124 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सेम यहाँ पे डी पार्ट को करेंगे सॉल्व। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है जो कि HCl होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1 और क्लोरीन का जो होता है यहाँ पे होता है 35.5 होता है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 36.5 ग्राम पर मोल। ये हमारा इसका मोलर मास निकल चुका है। हमारा लास्ट पार्ट रह गया ई, जो कि यहाँ पे निट्रिक एसिड दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मोलर मास ऑफ HNO3, जो कि यहाँ पे निट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है, नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पे O3 दे रखा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 1 15,
और पहले यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16 3 जा 48, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 48 1 49 49 और 4 53 और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 63 ग्राम पर मोल। होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द मास ऑफ, हमें यहाँ पे सबके क्या बताने हैं, मास बताने हैं। पहले वाले पार्ट में पूछा गया है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, हमें बताना है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का जो मास है वो यहाँ पे कितना होगा। सेम यहाँ पे बी पार्ट में बताना है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स का मास कितना होगा, और सी वाले में बताना है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास कितना होगा। मैंने यहाँ पे कुछ हिंट ऐड कर रखे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन का हमें एटॉमिक मास दे रखा है, एल्युमिनियम का दे रखा है, सोडियम का दे रखा है, सल्फर का, और लास्ट में हमें ऑक्सीजन का दे रखा है। तो ये हमें याद होने चाहिए। कभी कभी पेपर में हमें ये एटॉमिक मास में हिंट में नहीं दे रखे होते, तो हमें यहाँ पे इसको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो देखते हैं पहला वाला पार्ट यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। तो पहले वाले पार्ट में हमें पूछा गया है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का जो मास है वो यहाँ पे कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एटॉमिक मास पता होना चाहिए नाइट्रोजन एटम का, जो कि 14 होता है, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 14 यू होता है। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा, जो हमारा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें यहाँ पे क्या करना था, कैलकुलेट मास करना था। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम किसके बराबर होगा हमारा, इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे 14 यू था, बट यहाँ पे मास की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा 14 ग्राम। क्योंकि हमने यहाँ पे चैप्टर के नोट्स में भी पढ़ा था कि जो हमारा 1 मोल होता है किसके बराबर होता है, हमारा एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। अब हम यहाँ पे करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो एल्यूमिनियम का हमें एटॉमिक मास लिख लेते हैं पहले। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल यहाँ पे क्या होता है, Al होता है। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 27 यू होता है। क्या होता है हमारा, 27 यू। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम किसके बराबर होता है, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था, वो हमारा एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे 27 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे बताना कितना है, 4 मोल्स का बताना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो हमें यहाँ पे किसका बताना था, 4 मोल्स का बताना था। तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी गया, और 4 2 जेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 108 ग्राम। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे लास्ट सी पार्ट बचा, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारे एग्जैक्टली सेम होगा, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, इसका हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम सल्फाइड है ये हमारा कंपाउंड है। और कंपाउंड क्या होता है, जो यहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं या 2 एलिमेंट्स भी होते हैं, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है, कंपाउंड्स में आ जाता है। और कंपाउंड्स का एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है Na2SO3। तो सोडियम सल्फाइड यहाँ पे Na2SO3 है। तो अब हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो Na मतलब यहाँ पे सोडियम का कितना था, 23 था, तो यहाँ पे 2 दे रखा है Na2, तो यहाँ पे 2 इंटू 23 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सल्फर का कितना था, सल्फर का यहाँ पे 32 था, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 है, यहाँ पे O3 दे रखा है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 46 प्लस 32
प्लस 16 3 जा 48, जो टोटल हमारा इसका निकलेगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकलेगा, 126 ग्राम निकल जाएगा, 126 ग्राम। चाहे तो आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, 46 32 48, 8 2 10, 16 का 6, 1 कैरी गया, 4 4 8 और 9 9 3 12, तो यहाँ पे 126 ग्राम निकल गया। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ यहाँ पे जो सोडियम सल्फाइड होगा वो उसके एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मास ऑफ लिखना था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na2SO3 मतलब सोडियम सल्फाइड किसके बराबर होगा, हमारा एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे कितना है, 126 ग्राम है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ पे 10 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 था, Na2SO3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 126 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1260 ग्राम इसका यहाँ पे मास निकल जाएगा। होप आपको यहाँ पे तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मोल्स। तो हमें यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे कुछ हिंट्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का। ऑक्सीजन का 16 U, जो कि यहाँ पे एटॉमिक मास की यूनिट है U, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का यहाँ पे होता है 12। अब यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं A B C। पहले वाले पार्ट में पूछा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो हमें ऑक्सीजन गैस को मोल्स में कन्वर्ट करके बताना है, जो कि यहाँ पे 12 ग्राम है। बी वाले पार्ट में 20 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स और सी वाले में 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं हम सॉल्व। तो देखते हैं यहाँ पे पहला वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो पहले वाले पार्ट में हमें दे रखा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले हमें पता है कि एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 16 U होता है। बट हमें यहाँ पे किसका बताना है, ऑक्सीजन गैस का। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है यहाँ पे O2 होता है। तो यहाँ पे 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ डाई ऑक्सीजन कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे O2 होता है। तो O2 के लिए यहाँ पे हमें 2 इंटू 16 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 U हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे मास की बात हो रही है तो हम इसको ग्राम में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे डाई ऑक्सीजन की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, 32 ग्राम हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन होता तो यहाँ पे क्या होता हमारा, 16 ग्राम होता। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होता है, यहाँ पे 32 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके बराबर हुआ, 1 मोल के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, 1 मोल के बराबर हुआ। बट हमें यहाँ पे निकालना कितना है, 12 ग्राम के लिए निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए निकालना है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होते हैं, यहाँ पे हमें सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या डिवाइड करना है वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल में 32 ग्राम होता है। तो यहाँ पे सिंपल 1/32 करता हूँ पहले, और हमें यहाँ पे किसका निकालना है, 12 का निकालना है। तो इंटू 12 कर देते हैं, इंटू 12। अब इसको यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट यहाँ पे सिंपल करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, 4 3 जा 12 और 4 8 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 जा हमारा होता है 32। तो यहाँ पे 3/8 आ गया। और यहाँ पे सिंपल डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैं कोने पे कर देता हूँ, 3 को 8 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 0.0 और यहाँ पे 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस का निशान लग जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे 0 और 8 8 से 64 होता है। तो 8 7 जो लेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 56 इंटू 40 और 8 5 जो यहाँ पे 40 होता है। तो इसका मतलब जो हमारा आएगा यहाँ पे 0.375 मोल्स आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.375 मोल्स। तो पहले वाले का हमारे यहाँ पे आंसर निकल चुका है, ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका बी पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे।
बी पार्ट में बोला गया 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर का जो फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे पानी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे होता है H2O होता है। इसमें यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी दो एलिमेंट्स आते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर सिंगल एलिमेंट्स का निकालना होता है तो एटॉमिक मास। अगर यहाँ पे ये पूरा H2O यहाँ पे एक तरह का कंपाउंड हो गया, इसका निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जो कि यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या था, 1 था, 1 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 था H2 और यहाँ पे प्लस का 16। तो जो टोटल आएगा हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 16 18 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही तो यहाँ पे ग्राम में आंसर आएगा। और मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो यहाँ पे एटॉमिक मास के बराबर होता है या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, जो कि यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, वो हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे कितना है हमारा 18 ग्राम है। ठीक है, हमें निकालना यहाँ पे कितना था, 20 ग्राम का निकालना था। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि H2O का यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 18 से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 20 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 10 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है। तो 9 1 जा 9, फिर यहाँ पे आ गया 1.0, फिर यहाँ पे 9 1 जा 9, फिर यहाँ पे मतलब 1.11 ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1.11 मोल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इतने यहाँ पे इसके मोल्स आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट भी हमारा एग्जैक्टली सेम ही होगा, इसमें भी ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है हमारा, CO2। तो हम यहाँ पे इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे CO2 होता है। तो कार्बन का जो होता है यहाँ पे 12 होता है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे 16 था। इसको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा, 16 टू जा 32, 32 प्लस 12 यहाँ पे कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। ठीक है, अब हमें पहले से ही पता है जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा, जो कि 44 ग्राम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर होगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास, लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 44 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना तो यहाँ पे सिर्फ 22 ग्राम का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितना मोल्स होगा, यहाँ पे होगा हमारे सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 22, 22 1 जा और यहाँ पे 2, तो 1 यहाँ पे हाफ आ गया, हाफ का मतलब यहाँ पे 0.5 मोल्स। तो हमारा यहाँ पे तीनों पार्ट हो चुका है। होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मास ऑफ, हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करके बताना है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास होता है और 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना मास होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में हमें पता है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए ऑक्सीजन का कितना होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे होता है 16 यू हमारी एटॉमिक मास की यूनिट होती है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि मास जो होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन को O लिख देता हूँ नॉर्मली, जो उसका सिंबल होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। बट यहाँ पे मास की बात हो रही है तो इसका जो वेट हो जाएगा यहाँ पे 16 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा।
तो अब मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है वो उसके किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे 16 ग्राम होगा। अब हमें यहाँ पे बताना क्या था कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का यहाँ पे हमारा कितना मास होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना था, 16 था, और हमें बताना है कितना, 0.2 मोल का। तो हमें इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल जाएगा, 16 टू जा 32 होता है बीच में पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता चल गया 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना वेट होता है, 3.2 ग्राम होता है। अब हम यहाँ पे बी पार्ट भी सिमिलर ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या होते हैं, दो से ज़्यादा जब एलिमेंट होते हैं तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसमें दो एलिमेंट होंगे H2O, H2 मतलब यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हम नॉर्मली वाटर लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, H2O होता है। और इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो यहाँ पे निकलेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1 इंटू 2, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का जो होगा यहाँ पे कितना था, 16 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल 18। तो 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल गया हमारा 18U। एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है उसको U से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें 1 मोल निकालना है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सिंपल H2O मॉलिक्यूल्स कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इसका मॉलिक्यूल्स होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 18 ग्राम होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे बताया गया कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का होगा उसका जो 1 मोल होगा उसके एटॉमिक मास के यूनिट के बराबर ही होगा, जो कि यहाँ पे 18U था। बट यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा ग्राम में, क्योंकि यहाँ आप किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मास नहीं होता तो हम यहाँ पे ग्राम नहीं लगाते। तो अभी हम यहाँ पे ग्राम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मास की बात हो रही थी। अब हमें बताना है कि 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना हमारा मास होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो 0.5 इंटू 18, तो 18 5 जो यहाँ पे क्या होता है हमारा 90 होता है, और यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे 9.0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, 9 ग्राम आ गया। ठीक है, तो पहले वाले का 3.2 ग्राम और इस वाले का 9 ग्राम। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। और एटॉमिक मास हमें यहाँ पे सल्फर का गिवन है 32, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर है यहाँ पे S8 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 8 सल्फर होंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये। इसका S8 का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि S8 का मतलब यहाँ पे है क्या। S8 का मतलब है यहाँ पे 8 एटम्स ऑफ सल्फर है। क्या है यहाँ पे, 8 एटम्स ऑफ सल्फर है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 8 एटम्स ऑफ सल्फर है। अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे मतलब होता 7 एटम्स ऑफ सल्फर। S8 का मतलब यहाँ पे 8 एटम्स ऑफ सल्फर। अब हम यहाँ पे इसका जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे। तो इसका जो यहाँ पे एटॉमिक मास निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो एटॉमिक मास जो सल्फर का होता है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर यहाँ पे हमें गिवन है, जो कि यहाँ पे कितना है 32, और जो यूनिट होती है एटॉमिक मास की वो होती है U। अब बट यहाँ पे S8 था, तो S8 का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ S8, तो इसमें 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 एटम्स हो जाएंगे, एटॉमिक मास ऑफ S8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 इंटू 8, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 टू द 16 का 6, 1 कैरी किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 U हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना था कि इसमें कितना होगा जब यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर होगा। तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितना मोल होगा वो निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना मोल होगा वो देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाई 256 इंटू 16। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 16 वन जा 16, 16 वन जा 16 और यहाँ पे कितना बचा हमारा 96। तो 16 सिक्स जा क्या होता है 96 और 1 को हमें यहाँ पे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो 1 को यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना है 16 से। तो 0.0 लगाएंगे तो यहाँ पे फिर भी नहीं हो पाएगा, एक और 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा जब जाके यहाँ पे 100 होगा। और 16 सिक्स जा यहाँ पे क्या होता है हमारा 96 होता है। तो 16 सिक्स जा 96। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक 0 अपनी तरफ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 16 टू जा कितना होता है 32 होता है और यहाँ पे बचा हमारा 8, फिर एक 0 यहाँ पे आ गया और 16 5 जा यहाँ पे क्या होता है 80 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा 0.0625। यहाँ पे क्या आ गया हमारा इतना मोल आ गया। इतना यहाँ पे क्या हो गया मोल आ गया। 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना मोल होता है हमारा 0.0625 मोल होता है। हमने क्या करा यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया 256 इंटू 16। या तो नॉर्मली हम यहाँ पे लिख सकते थे इसको 16 डिवाइडेड बाई 256, क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक मास होता है और जो यहाँ पे हमें गिवन था 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर हमें बताना था ना, तो यहाँ पे 16 और जो इसका हमारा पूरे का एटॉमिक मास निकला था सेट का उससे हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 0.0625 मोल आएगा। और हमें अब बताना है 0.0625 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.0625 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। तो सल्फर को ऐसे लिख देता हूँ एस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू पता थी, हमें बताया था कि सबकी एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे क्या होता है 6.022 और कहीं कहीं हम यहाँ पे इसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लेते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू यहाँ पे जो हमारा मोल निकला था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0625। इसको यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6.023 और यहाँ पे मैं 625 से कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जो पॉइंट हम आगे इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 625 से करता हूँ उसको मल्टीप्लाई। 5 3 15 का 5, यहाँ पे 1 कैरी किया, 5 2 10 और यहाँ पे 11 आ जाएगा और 6 5 30 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 3 2 6, 2 2 4, यहाँ पे 0 और 6 2 12 आ गया। अब यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 18 का 8, 1 कैरी गया, 6 2 12 और यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे 6 6 36। इसको यहाँ पे करते हैं प्लस 5 6 1 7 8 4 12 और 1 13। यहाँ पे आ गया 4 2 1 3 3 3 6 6 1 7 और यहाँ पे आ गया 3। और यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद और यहाँ पे भी कितना था 1 2 3 4 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कुछ 0.3 के आसपास आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब 0.3 को यहाँ पे एडजस्ट अभी मैं फिलहाल यही कर देता हूँ 0.376 इंटू 10 की पावर 23 आएगी। हम चाहे तो यहाँ पे 3.76 करके 10 की पावर 22 भी कर सकते हैं। तो इतना हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दिया क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, तो यहाँ पे मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 0.376 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले यहाँ पे 8 एटम्स ऑफ सल्फर का था, इसको हम यहाँ पे एटॉमिक मास निकाल लेंगे सेट का जो कि 256 यू निकलेगा। 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मोल्स होते हैं इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 256 से, हमें मोल पता चल जाएगा। और इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको यहाँ पे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको आगे वाली आने वाली क्लास में आप पढ़ोगे। यहाँ पे एवोगैड्रो के बारे में कुछ बताया नहीं गया, यहाँ पे एटम्स की कांस्टेंट वैल्यू बताई गई है जो कि एक आयंस फिक्स होते हैं जो कि यहाँ पे क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इसको हम यहाँ पे इतने मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम आयंस कैलकुलेट करने हैं
जो कि यहाँ पे 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट होंगे। अब हमें यहाँ पे एटॉमिक मास एल्युमिनियम का गिवन है, ये हमें यहाँ पे हिंट दे रखा है जो कि 27 U है। U यहाँ पे एटॉमिक मास की यूनिट होती है। अब चलिए यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। हमें यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे बताया गया है जो यहाँ पे मास होगा एल्युमिनियम आयन का, वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पे होगा एल्युमिनियम एटम के मास के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ एल्युमिनियम आयन किसके बराबर होगा, यहाँ पे मास ऑफ एल्युमिनियम एटम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एल्युमिनियम आयन और एटम अलग अलग है, यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले ही मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पे हिंट में भी दे रखा है, द मास ऑफ आयन इज सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे मास ऑफ एल्युमिनियम आयन किसके बराबर होगा, मास ऑफ एल्युमिनियम एटम के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसके बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो देखते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे होता है जैसे कि एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट की बात करता हूँ तो एलिमेंट यहाँ पे होगा सिर्फ एल्युमिनियम। और अगर मैं यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों के एक साइड की बात करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पे दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंपाउंड हो रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलके, जो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, Al2O3 होगा। ये दोनों यहाँ पे मिलके क्या हो रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसका जब मैं मास निकालूंगा तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, क्योंकि मैं इसके पूरे का निकाल रहा हूँ। इसके पूरे का जब मास निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और सिंगल एलिमेंट का निकालते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास। तो देखते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या होता है, Al2O3 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Al2O3 होता है। इसका मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। हमें यहाँ पे एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 27। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीजन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे कितना होता है, 16 यू होता है। कितना होता है यहाँ पे, 16 यू। तो इससे हम यहाँ पे इसका पूरा का मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 2 × 27 हो जाएगा और बीच में यहाँ पे प्लस कर देंगे। और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना था, 16 था, तो 3 × 16 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 27 टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 प्लस 16 3 जा 48। और यहाँ पे इनको प्लस करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे 102 ग्राम निकलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे वेट जो निकला है वो हमने यहाँ पे किस में निकाला है, ग्राम में निकाला है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हुआ 102 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स। इसमें कितना कंटेन होगा हमारा वो मैं बता देता हूँ। क्या कंटेन होगा इसमें हमारा, 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना 54 ग्राम, यहाँ पे हमारा 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम भी तो निकला है। इतने ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम ऑफ हमारा यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। अब हमें बताना क्या था, यहाँ पे 0.051 ग्राम का बताना था, तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम कंटेन्स होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 102 हो जाएगा और इनटू कर देंगे यहाँ पे 0.051। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से करेंगे, यहाँ पे कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। सबसे पहले मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 3 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पे 3 4 जा 12। इसका मतलब मैं इसको 3 से डिवाइड किया और यहाँ पे कर लेते हैं 0.0 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो यहाँ पे आगे 0.017 आ गया। अब यहाँ पे इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं फर्दर, तो यहाँ पे होगा 0.001। 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34। इसको 2 से कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। 27 इंटू 0.001। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.027 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमारा इतना क्या है, एल्युमिनियम है। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम हमें पहले ही पता था। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स होता है वो यहाँ पे उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ
तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम किसके बराबर होता है यहाँ पे? उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। बट यहाँ पे इसको ग्राम में करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम किसके बराबर होगा? उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे 27 ग्राम हो गया। और इसमें कांस्टेंट वैल्यू कंटेन होती है एंड इट कंटेन्स, आप यहाँ पे एक चैप्टर में पढ़ा होगा, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनियम आयंस की बात हो रही है। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि कार्बन के एटम से निकलती है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना था कि यहाँ पे जो 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस थे। तो यहाँ पे जो हमारा निकला, इसमें जो हमारा एल्यूमिनियम प्रेजेंट था वो हमारा इतना था। तो इसी के लिए हमें एल्यूमिनियम आयंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.027 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो हमने ली थी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो हमारा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम था 27 ग्राम इंटू 0.027। अब ये 0.027 हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये हमारा यहाँ पे क्या था जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और फिर यहाँ पे 27 जो उसका यहाँ पे क्या था एटॉमिक मास था किसका? एल्यूमिनियम का। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.001 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6.022 इंटू यहाँ पे 3 हट जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 20। इतना हमारे यहाँ पे क्या आ गया? एल्यूमिनियम आयंस आ गया है। मैं इसको एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि मास ऑफ एल्यूमिनियम आयन किसके बराबर होता है? मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास, जो कि 102 ग्राम निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है कि 102 ग्राम में हमारा कितना एल्यूमिनियम कंटेंस था, जो कि 54 ग्राम था। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें बताना है कि 0.051 ग्राम में कितने हमारा एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है? 0.051 ग्राम में हमारा है 0.027। अब हमें यहाँ पे बताया गया कि जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होता है किसके बराबर होता है? वो मास ऑफ एटॉमिक मास के बराबर होता है। और इसमें जो कंटेंस होते हैं आयंस, वो कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब हमें इसमें आयंस के बारे में बताना था, जो कि 0.027 ग्राम के बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना ही एल्यूमिनियम कंटेन था। तो इसको यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे? एटॉमिक मास से, जो कि यहाँ पे 27 ग्राम निकला था, और इंटू यहाँ पे जो हमारा एल्यूमिनियम निकला था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 20 एल्यूमिनियम आयंस। होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई इसमें प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर सकते हैं।